हेलो। पिछले वीडियो में हमने हर्षवर्धन और इसके बाद कन्नौज के लिए जो त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है उसका अध्ययन किया था। राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार के बीच में हुए संघर्षों का हमने अध्ययन किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कन्नौज के समय, जिस समय शासन हो रहा था उस समय उसके समीपवर्ती राज्यों का आज हम अध्ययन करेंगे। और उसके समीपवर्ती अगर हम राज्य पाते हैं तो सबसे पहला जो राज्य हमको दिखाई पड़ता है वो होता है कश्मीर का राज्य। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि सीमावर्ती प्रांतों में कश्मीर राज्य की स्थिति क्या रही है, या कश्मीर पर उस समय किसका शासन रहा है। कश्मीर को अगर हम देखते हैं भारत के इतिहास में तो कश्मीर को हिंदू राज्य माना गया है और इतिहास में उसका जो जिक्र है वो कल्हड़ की राज तरंगड़ी से होता है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी में हमें कश्मीर का उल्लेख मिलता है और इसमें उसे जो है एक हिंदू राज्य के रूप में दिखाया गया है। कल्हड़ चूंकि जाति का ब्राह्मण था और उसके पिता चंपक कश्मीर राजा हर्ष के मंत्री रहे, लेकिन यह ज्ञात नहीं होता है कि कल्हड़ कवि के अलावा राज्य में क्या किसी राजकीय पद पर कार्यरत थे अथवा नहीं थे। लेकिन उनकी रचना राज तरंगड़ी में हमें जय सिंह के शासन का पूरा जानकारी प्राप्त होती है। तो राज तरंगड़ी में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो कश्मीर के शासक जय सिंह की जानकारी प्राप्त होती है, जिनका शासनकाल 1127 से 1150 ईस्वी तक रहा है। इसमें कुल 8 तरंग हैं। इसमें जो राज तरंगड़ी है इसमें 8 तरंग हैं। जैसे कि हमारे यहाँ किसी पुस्तक में पाठ या शीर्षक होते हैं वैसे इसमें 8 तरंग हैं और 8000 श्लोक। राज तरंगड़ी का अगर हम देखते हैं तो भारतीय इतिहास में कश्मीर के लिए बहुत ही बड़ा महत्व रहा है और उससे हमको कश्मीर की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है। इसकी रचना, राज तरंगड़ी की रचना महाभारत की शैली के आधार पर किया गया। पहले 3 तरंगों में कश्मीर का प्राचीन इतिहास है। जो शुरुआती जो तरंग हैं या शुरुआती जो शीर्षक हैं उसमें कश्मीर का प्राचीन इतिहास लिखा गया है। चौथे, 5वें और 6ठे अर्थात 4 से 6 तरंगों में कारकोट वंश और उत्पल वंश का जिक्र आया है। इसमें जो है कारकोट वंश का जिक्र है और उत्पल वंश का जिक्र पाया गया है। बाद का जो 7वां और 8वां तरंग है, 7 और 8 जो तरंग है ये भी जो है एक राजवंश के बारे में बताता है जिसे कि लुहार वंश बोलते हैं। तो इस प्रकार से राज तरंगड़ी 8 तरंगों में बटी है। तरंगड़ी का मतलब है धारा, जैसे तरंगे उठती हैं। तो राज तरंगड़ी अर्थात राजवंश की लहरें या राजवंश की धारा, और इसी धारा में 3 तरंग प्राचीन कश्मीर के इतिहास को बताती हैं। 4 से 6 कारकोट और उत्पल वंश के इतिहास को बताते हैं। 7वां और जो 8वां तरंग है वो लोहार वंश के इतिहास को बताता है। हम राज तरंगड़ी को अगर देखते हैं तो 4थे से 8वां यहां से यहां तक का जो इतिहास है वो प्रमाणिक माना गया है, क्योंकि इसमें लेखक ने, कल्हड़ ने घटनाओं की तिथि का क्रमानुसार वर्णन किया है।
वो पुरातात्विक साक्ष्यों का भी उपयोग इस पुस्तक में करता है। हम कल्हड़ के विवरण को अगर देखते हैं राजतरंगिणी को, तो हम पाते हैं कि कल्हड़ का जो विवरण है वो निष्पक्षता के साथ किया गया है और वो शासकों के गुण के साथ उनके अवगुणों का भी स्पष्ट उल्लेख करता है। उस समय राज्य कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी वर्णन उसके द्वारा किया गया है। राजनीति के अतिरिक्त नैतिक शिक्षाएं भी मिलती हैं। अगर हम देखें तो कल्हड़ का जो ये रचना है वो आधुनिक इतिहास लेखन की विधियों से लगता है कि पूरी तरह से परिचित रहा है और उसका जो ये ग्रंथ है संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लेखन के रूप में लिखा जाना उसके सफल प्रयास को दिखाता है। अगर हम कश्मीर की राजनीतिक इतिहास को देखते हैं तो मौर्य काल में कश्मीर अशोक के साम्राज्य का अंग पाया गया है। मौर्य काल में ये अशोक के अधिकार में रहा है और आपको मैंने अशोक के पाठ में बताया है कि अशोक ने श्रीनगर जो इसका नगर है श्रीनगर, आज जो कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, इसकी स्थापना किया था। अशोक का पुत्र जालौक कश्मीर में हिंदू सभ्यता के प्रचार का उसको श्रेय दिया जाता है और कुषाण साम्राज्य के समय भी कश्मीर उसका एक प्रांत रहा है। कनिष्क के समय में कुंडल वन में यहाँ पर बौद्ध धर्म की चौथी संगीत हुई थी। चौथी संगीत भी कश्मीर में हुई थी। बौद्ध धर्म की आपको हमने बताया है कि 4 संगीत आयोजित हुई थी और यह कुंडल वन में हुई थी। ये भी हमने आपको बताया है कुषाण कनिष्क के शासन काल में हुई थी। तो इससे यह प्रतीत होता है कि मौर्य काल में श्रीनगर में श्रीनगर की स्थापना की गई, चौथी बौद्ध संगीत की गई। तो इसका मतलब कश्मीर इन 2 शासकों के अधीन का प्रांत रहा है। हूण शासक मिहिरकुल ने भी कश्मीर में कुछ समय तक शरण लिया था जब वो बालादित्य से पराजित हुआ था और हमने आपको बताया था कि वो बहुत ही विश्वासघाती और कृतज्ञ टाइप का व्यक्ति निकला था जिसने अपने आश्रयदाता कश्मीर के शासक की हत्या करके 1 वर्ष तक वहां पर शासन किया था। तो 3 शासकों का हम ऐसा उल्लेख पाते हैं जिन्होंने कश्मीर पर शासन किया था। लेकिन अगर हम हर्षवर्धन को देखते हैं तो कश्मीर का राज्य हर्ष के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, बल्कि वो एक पृथक प्रांत के रूप में संचालित होता था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कश्मीर में राजतरंगिणी के आधार पर अगर हम राजवंशों के इतिहास को देखते हैं तो हम सबसे पहला जो राजवंश पाते हैं वो है कारकोट वंश। कारकोट वंश राजतरंगिणी में सबसे पहला वंश बताया गया है वो कारकोट वंश है। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्मन नामक एक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किया था। दुर्लभ वर्धन ने जो है इस वंश की स्थापना किया था। वो गोनंद वंश के अंतिम शासक जो हैं राजा बालादित्य उनका पदाधिकारी था और इस वंश के पूर्व अर्थात कारकोट वंश के पूर्व कश्मीर पर गोनंद वंश के शासक बालादित्य ने शासन किया था, जिनके बारे में कोई बहुत ही ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन चूंकि कारकोट वंश का उल्लेख है तो हल्का सा उनके बारे में वर्णन किया गया है और बताया गया है कि बालादित्य एक शक्तिशाली शासक रहा है। ह्वेनसांग भी हमें बताते हैं
कि उसके काल में तक्षशिला, सिंहपुर, उड़ीसा, पुंछ और राजपूताना कश्मीर राज्य के अंग रहे हैं और उसके द्वारा लगभग 36 वर्ष तक शासन किया गया था। उसके बाद ही दुर्लभवर्धन द्वारा कारकोट वंश की स्थापना करके कश्मीर पर शासन किया गया है। दुर्लभवर्धन का जो पुत्र था उसका नाम था दुर्लभक। जो इसका पुत्र था इसका नाम था दुर्लभक। चूंकि हमने बताया कि क्रमिक विवरण मिलता है और दुर्लभक का जो शासन काल रहा है वो 632 से 682 ईस्वी तक रहा है, अर्थात 50 वर्ष तक इसने शासन किया था और इसने प्रतापादित्य की उपाधि को ग्रहण किया था। इसी ने प्रतापपुर नामक नगर की स्थापना किया था। प्रतापपुर जो नगर की स्थापना है वो दुर्लभक द्वारा किया गया है। ये कश्मीर का आपको हम राजवंश जो क्रमिक है उसके बारे में बता रहे हैं। दुर्लभक के 3 पुत्र होते हैं। जो 3 पुत्र होते हैं उसमें होता है चंद्रापीड़, दूसरे पुत्र का नाम होता है तारापीड़ और तीसरा पुत्र होता है मुक्तापीड़। तो दुर्लभक के 3 पुत्र होते हैं चंद्रापीड़ या चंद्रापीठ, तारापीठ और मुक्तापीठ, जिन्हें कि क्रमशः वज्रादित्य, उदयादित्य और ललितादित्य कहा गया है। हमने आपको बताया कि दुर्लभक का शासनकाल 50 वर्षों तक रहा है। इसके बाद उसका बड़ा पुत्र चंद्रापीड़ राजा बनता है और इतिहास के हिसाब से वो एक पवित्र और एक नेक शासक रहा है। इसके द्वारा 9 वर्ष तक शासन किया जाता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद इसके द्वारा 9 वर्षों तक शासन किया जाता है और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद तारापीठ शासक बनता है और कल्हड़ ने इसे अत्यंत क्रूर और निर्दयी शासक बताया है। इसके द्वारा 4 वर्ष तक शासन किया जाता है। अगर हम देखें तो उत्तराधिकारियों में कोई उत्तराधिकार का संघर्ष नहीं होता है और क्रमिक रूप से उनके द्वारा शासन किया जाता है। तारापीठ के 4 वर्ष के शासन के पश्चात उसकी मृत्यु के बाद मुक्तापीड़ शासक बनता है। इसके बाद जो शासक है वो मुक्तापीड़ बनता है। मुक्तापीड़ का ही कश्मीर के शासक में बहुत ही बेहतर या अच्छे शासक के रूप में नाम लिया जाता है और मुक्तापीड़ द्वारा जो शासन किया जाता है वो लगभग 724 से 760 ईस्वी के आसपास का मिलता है। ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सिद्ध होता है और ललितादित्य मुक्तापीड़ एक साम्राज्यवादी शासक रहा है। कन्नौज के यशोवर्मन के साथ इसने संधि करके तिब्बतियों को परास्त किया था और 733 ईस्वी के आसपास चीन के शासक के दरबार में उसने अपने दूत मंडल को भेजा था। तिब्बतियों के अतिरिक्त ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा कंबोज और तुर्कों को भी परास्त किया गया था। लेकिन अगर हम देखें तो ललितादित्य मुक्तापीड़ जो सबसे महत्वपूर्ण सफलता रही है वो कन्नौज के शासक यशोवर्मन, जिसके द्वारा उन्होंने पहले तिब्बतियों को हराने में संधि किया था, उनके साथ उसका युद्ध रहा। मुक्तापीड़ का जो संघर्ष होता है वो कश्मीर के शासक यशोवर्मन से होता है और आपको यहाँ बताना जरूरी है कि यशोवर्मन उसका पूर्व का मित्र होता है। इसके द्वारा कन्नौज शासक को हराया जाता है और इसके उपरांत उसके द्वारा कन्नौज और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिकार किया जाता है।
कल्हड़ ने इसकी दिग्विजय यात्रा का पूरा वर्णन किया है और उसने बताया है कि ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा कश्मीर को जीतने के पश्चात पूर्वी समुद्र अर्थात बंगाल की खाड़ी को जीतते हुए कलिंग तक पहुंचा गया था। गौड़ नरेश ने भी उसकी अधीनता को स्वीकार किया था। इसके बाद उसने कर्नाटक को रौंदता हुआ वो कावेरी नदी तक पहुंचा था। यहाँ से विजय करता हुआ कावेरी क्षेत्र या कर्नाटक को विजय करता हुआ वह द्वारिका अर्थात गुजरात के काठियावाड़ तक जाता है। उज्जैन के अतिरिक्त अन्य राज्यों को जीतता हुआ उत्तर पश्चिम की पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचता है। कल्हड़ उसे अरबों के ऊपर विजय करने का भी श्रेय प्रदान करता है। अब ये जो विवरण है ये कितना ऐतिहासिक है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बात पुष्टित होती है कि ललितादित्य अपने समय का एक शक्तिशाली शासक रहा है और उसने कश्मीर राज्य से विजय करके गुप्तों के बाद भारत में सर्वाधिक जो बड़ा क्षेत्र था उसमें उसने शासन किया था। हम देखते हैं तो ललितादित्य मुक्तापीड विजेता होने के साथ साथ एक महान निर्माता भी रहा है। उसके द्वारा कश्मीर के भव्य नगर, मंदिर और अन्य मूर्तियों को भी सजाया गया था। सूर्य का जो प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर है उसी के द्वारा बनवाया गया था। जो मार्तंड मंदिर है सूर्य देवता का जो मंदिर है उसको जो है ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा बनवाया गया था। इसके जो अवशेष हैं आज भी वर्तमान में विद्यमान है। मुक्तापीड की मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं तो कारकोट वंश की अवनति का रास्ता दिखाई पड़ता है और इस वंश का जो अंतिम शक्तिशाली शासक पाते हैं उसे जयापीड बोलते हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट में इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक है जयापीड बोलते हैं और इसके द्वारा विनयादित्य की उपाधि को धारण किया जाता है। 8वीं शताब्दी के अंत में इसने जयापीड ने कन्नौज के शासक वज्रायुध को परास्त किया था। कल्हड़ इसे अत्यंत निर्दयी और धन लोलुप शासक बोलता है। 810 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ कश्मीर में कारकोट वंश का जो शासन है उसकी समाप्ति हो जाती है। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में जो हम अगला वंश पाते हैं अर्थात जयापीड के बाद जो अगला वंश शासन करता है उसे उत्पल वंश बोला गया है। कारकोट वंश के बाद अगला जो वंश है वो उत्पल वंश है। और उत्पल वंश ने कारकोट वंश के उपरांत कश्मीर में अपना शासन प्रारंभ किया था और इस वंश का जो पहला राजा है वो अवंती वर्मन है। इसका जो पहला शासक है वो अवंती वर्मन है और इसका जो शासनकाल है वो हम पाते हैं 855 से 883 ईस्वी तक पाया गया। अर्थात विनयादित्य की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक हो सकता है कश्मीर पर किसी अन्य शासक का अधिकार रहा हो या उस पर हो सकता है कोई ऐसा युद्ध या उत्तराधिकार का ऐसा युद्ध लड़ा गया हो जिसका कोई ऐतिहासिक अभिलेख नहीं मिलता है। लेकिन उत्पल वंश के जो शासक हैं उसमें सबसे पहले इस शासक का उल्लेख मिलता है अवंती वर्मन का और इनका जो शासन काल है वो 855 से 883 ईस्वी का पाया गया है। अवंती वर्मन को एक लोकहित कार्य करने वाला शासक बताया गया है और इसके द्वारा अपने राज्य में
कृषि की उन्नति व्यवस्था के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था कराई गई थी। इसके राज दरबार में अनेक विद्वान निवास करते थे और इसके द्वारा अवंतीपुर नगर की स्थापना किया गया था। कई मंदिरों का निर्माण भी अवंतीवर्मन द्वारा कराया गया था। इसके अभियंता इंजीनियर शुय, उसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। जो इसका अभियंता जिसे बोलते हैं या इंजीनियर बोलते हैं उस समय, उसके द्वारा उस समय कई नहरों का निर्माण कराया गया था जिसका नाम शुय था। अवंतीवर्मन का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है शंकर वर्मन। और शंकर वर्मन का जो शासन है वो 883 से 902 ईस्वी तक पाया गया है। अर्थात 983 से 902 अर्थात लगभग 19 वर्ष तक इसके द्वारा शासन किया गया था। इसके द्वारा झेलम और चुनाव नदियों के बीच में द्वाराभिसार नामक एक स्थान और कांगड़ा में तिगर्त पर और गुर्जरों पर विजय प्राप्त किया गया था। कल्हड़ के अभिलेख के अनुसार ये एक क्रूर और अत्याचारी शासक रहा है जिसने जनता के ऊपर भारी भारी कर लगाए थे। इसके कारण उस समय की प्रजा का जो जनजीवन था वो काफी त्रस्त था। और हम इसके बाद जो पाते हैं, शंकर वर्मन के बाद गोपाल वर्मन, जिनका कि 902 से 904 तक का शासन रहा है। अर्थात गोपाल वर्मन द्वारा मात्र 2 साल तक उत्पल वंश का शासन किया गया था और इसका जो शासन काल है वो 2 वर्ष का पाया गया है। उत्पल वंश के बाद हम देखते हैं उसके जो शासक थे वो अत्यंत ही अयोग्य और अत्याचारी शासक हुए हैं, जिसके कारण जन सामान्य पर उनका जो शासन था वो शिथिल पड़ता चला जाता है और चारों तरफ अराजकता की स्थिति पैदा होती है। फिर हम चलते हैं और 10वीं शताब्दी में अर्थात 939 ईस्वी के आसपास, बाकी अयोग्य शासकों का रहा होगा जिसका कोई बहुत उल्लेख नहीं है, लेकिन 939 ईस्वी के आसपास यशस्कर इस व्यक्ति के द्वारा, जो कि जिसे बताया है कल्हड़ ने कि एक कुलीन परिवार में उत्पन्न हुआ व्यक्ति था और विद्वान व्यक्ति था, इसके द्वारा देश में शांति और व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता है। कृषि और व्यापार की इसके शासन काल में प्रगति होती है। कल्हड़ ने यशस्कर की प्रशंसा किया है और 948 ईस्वी में इसकी मृत्यु बताई है। अर्थात लगभग 939 से 948 तक यशस्कर के द्वारा कश्मीर पर शासन किया जाता है और 948 के बाद फिर कश्मीर के शासन का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन हम पाते हैं कि 980 ईस्वी में कश्मीर में एक उत्पल वंश की रानी जिसका नाम की दिद्दा होता है, वो महत्वाकांक्षी शासका होती है और राज्य में उसके द्वारा शांति और व्यवस्था जो स्थापित की जाती है तथा विद्रोहियों का दमन किया जाता है। लेकिन दिद्दा की अगर हम स्थिति को देखते हैं, उसकी सामाजिक अगर स्थिति को देखते हैं या चारित्रिक स्थिति को देखते हैं, तो उसे अत्यंत दुराचारणी महिला के रूप में पाते हैं, जिसके जीवन में उसका नैतिक स्तर अत्यंत गिरा हुआ था और उसके कारण उसके समय में निरंतर विद्रोह होते रहते हैं। 1003 ईस्वी के आसपास इसकी मृत्यु के पश्चात इसका भतीजा संग्राम राज शासक बनता है और उसके द्वारा लोहार वंश की स्थापना की जाती है। दिद्दा की मृत्यु के पश्चात लोहार वंश का शासन
पाया जाता है, जो कि दिदा की जो भतीजा है संग्राम राज द्वारा जिसकी स्थापना की जाती है। तो अब लोहार वंश का शासन मिलता है और इसकी जो स्थापना है वो संग्राम राज द्वारा किया जाता है। हम देखते हैं तो संग्राम राज का जो शासन है वो 1003 से 1028 तक का शासन रहा है। इसी के समय महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है, जिसमें ये अपने मंत्री तुंग को भटिंडा के शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। कश्मीर वापस आने पर मंत्री तुंग की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि संग्राम राज के बारे में कोई ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। संग्राम राज के बाद अनंत कुछ शक्तिशाली शासक इस वंश में होता है। उसने सामंतों के विद्रोह को दबाता है और मुस्लिम आक्रमणों का वो सफलतापूर्वक प्रतिरोध करता है। अनंत की जो धर्मनिष्ठा रानी है वो सूर्यमती होती है और शासन को सुधारने में वो अनंत की सहायता करती है। अनंत के बाद उसका उत्तराधिकारी कलश होता है। प्रारंभ में कलश जो है लंपट और दुराचारी स्वभाव का होता है, लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो बड़ी कुशलतापूर्वक शासन करता है। हम देखते हैं तो लोहार वंश के राजाओं में कलश के बाद उसका पुत्र हर्ष शासन करता है और वो स्वयं काफी विद्वान और कई भाषाओं का ज्ञाता होता है। कल्हड़ इसी हर्ष का जो है आश्रित कवि रहा है। अपनी विद्वता के कारण ये इसका शासक जो होता है हर्ष वो काफी अन्य दूसरे राज्यों में भी प्रसिद्ध होता है। और हम देखते हैं कि विद्वान होने के साथ साथ वो उन राजाओं के गुणों को नहीं रखता है जो एक आदर्श राजा में होना चाहिए, और वो क्रूर और अत्याचारी प्रवृत्ति का होता है। कल्हड़ के द्वारा हर्ष के अत्याचारों का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि सुख सुविधाओं तथा शान शौकत पर वो पानी की तरह पैसा खर्च करता था। उसके फिजूल खर्ची के कारण राज्य को काफी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा था और इसको दूर करने के लिए हर्ष के द्वारा प्रजा पर भारी कर लगाए गए थे। बलपूर्वक वो इन करों को वसूलता था और इन्हीं का फल है कि सामंतों ने उस समय लोहार वंश के विरुद्ध जो है विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था। और उसी समय उच्छल और सुसल नामक दो भाइयों के नेतृत्व में विरोध का झंडा खड़ा होता है। इसके बाद राज्य में चारों तरफ अशांति और अव्यवस्था का माहौल फैल जाता है, जिसे दबाने के प्रयास में 1101 ईस्वी में हर्ष मारा जाता है और हर्ष की मृत्यु के पश्चात कश्मीर का इतिहास अराजकता, अव्यवस्था और षड्यंत्र का इतिहास बन जाता है। राज तरंगड़ी से उच्छल और सुच्छल तथा भिक्षाचर और जयसिंह आदि राजाओं के नाम ज्ञात होते हैं। जयसिंह लोहार वंश का सबसे अंतिम शासक होता है, जिसके द्वारा 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया जाता है। जय सिंह के द्वारा यवनों को पराजित किया जाता है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी के विवरण से जय सिंह के शासन का पता चलता है और ये भी पता चलता है कि जय सिंह का शासन उसके समय में ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद लगभग 2 शताब्दी तक कश्मीर में हिंदू शासन चलता है और अंत में 1339 ईस्वी में मुस्लिम शासन की स्थापना
होती है। तो आज हमने जो अध्ययन किया है वो कश्मीर के शासन का या कश्मीर राज्य का वर्णन किया है। अगले वीडियो में हम दूसरे समीपवर्ती राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।